Hello students, good morning to everyone. I am Aditya Meher, the SST teacher for class 9th and 10th. How are you all? I hope everyone is doing well. In our last video, we started studying the class 10th history chapter and today we will continue it. I hope you liked the first video. If you enjoy this video too, then don't forget to like, share and subscribe. So let's start begins today class. तो आज का क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट क्लास का वीडियो हमने छोड़ा था यूट्यूब में वो थोड़ा देख लेना ठीक से, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम जो लास्ट क्लास में ये पढ़े थे, ये पढ़े थे या नहीं, शायद ये नहीं पढ़े थे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज एंड द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, रिवोल्यूशनरीज किसे बोलते हैं? जो रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट में करते हैं? जो उनको क्या नहीं देता, उनका जो फंडामेंटल राइट्स नहीं देता, कोई भी राइट्स उनको नहीं मिलता, उसको ही रिवोल्यूशनरीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज, फ्रेंच के जो रिवोल्यूशनरीज थे वो लोग क्या किए थे? नेशनलिज्म के भावना सभी लोगों के बीच में जगाए थे। ठीक है, तो इस टाइम में क्या हुआ था? स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, मतलब सभी लोगों के बीच में ये नेशनलिज्म का स्प्रेड देखने को मिला था। ठीक है, तो किस तरह से हुआ था इसके बारे में भी हम प्रीवियस जो क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। क्या था उसमें कि जो उनका कंसेप्ट था लैब पेट्री और लेस सिटुएंस का जो कंसेप्ट था उसको वो एडॉप्ट किए थे। लैब पेट्री मतलब फादरलैंड्स, लेस सिटुएंस मतलब वो, उसका मीनिंग क्या है? सिटीजन्स। तो ये कंसेप्ट लाए थे आफ्टर रिवॉल्यूशंस और आफ्टर द क्रिएशंस ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक है, नेशन स्टेट्स बनने के बाद इन लोगों के बीच में ये सब भावना क्रिएट हुआ था। और क्या हुआ था? जो नेशनल फ्लैग्स था उसको भी ये लोग क्या किए थे? अडॉप्ट किए थे। ठीक है, बहुत और भी कुछ पॉइंट है, उसको भी क्वेश्चन आंसर के टाइम हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। सो आगे शुरू करते हैं, देखते हैं। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज मिशंस एंड डेस्टिनीज ऑफ फ्रेंच नेशंस। तो ये रिवोल्यूशनरीज वो लोग क्या कर रहे थे? ये एक हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा डेस्टिनी होना चाहिए, क्या? कि हम एक फ्रेंच नेशंस बनाए, फ्रांस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए। ठीक है, टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप, जो जितने भी यूरोप के पीपल्स हैं सभी को हम लिबरेट बनाएंगे। लिबरेट मतलब फ्रीडम करेंगे। ठीक है, फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डेस्पोटिज्म दिया है, ये जो राजाओं का शासन चल रहा था उसको डेस्पोटिज्म बोला जाता है। ठीक है, जो राजा का शासन चलता है उसको डेस्पोटिज्म बोला जाता है। तो जो राजा को शासन चल रहा था उस टाइम में उसको हटा के क्या करेंगे? यहाँ पे जो पीपुल्स ऑफ यूरोप के लोग हैं, मतलब यूरोप के जितने भी लोग हैं उनके बीच में क्या लाएंगे? लिबरेट मतलब फ्रीडम लाएंगे। ठीक है, तो ये सोच रहे थे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी। सिर्फ फ्रेंच का नहीं, फ्रेंच के बाहर भी ये लोग जाके क्या करेंगे? वहां पे भी जाके ये जो नेशनल फीलिंग्स को वहां पे भी क्रिएट करेंगे उनके बीच में। जो उनके सिटीजन है, जो कहाँ का सिटीजन, अलग अलग जो कंट्री का है, वहां पे भी जाएंगे, उनके बीच में भी ये बीज बोएंगे कि हमको क्या चाहिए? नेशन स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, ना कि कोई डेस्पोटिज्म। ठीक है, तो डेस्पोटिज्म का कोई भी शासन इन लोगों को चाहिए नहीं है। ठीक है, नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या बना पाएंगे? एक नेशंस बना पाएंगे। ठीक है, तो ये इनका नेशनलिज्म का भावना था। देश राष्ट्र भावना, मतलब राष्ट्रवाद का भावना ये लोग क्रिएट किए थे। ठीक है, when the news of the event of France, when the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? देखो कि जो उस टाइम में जेकोबिन क्लब्स ये लोग बना रहे थे। जेकोबिन क्लब्स के बारे में हम प्रीवियस जो ईयर में पढ़े थे 9th क्लास में, उसमें जेकोबिन क्लब्स कौन बनाए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, थोड़ा याद करो, उसको रिलेट करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जेकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़े थे। जेकोबिन क्लब्स में जो हेड थे मैक्स मिलर रविस्पियर, वो क्या कर रहे थे? उस क्लब का हेड थे। ठीक है, और वहां पे एक पॉलिटिकल क्लब हुआ करता था, मतलब फ्रांस में किस तरह से सभी लोगों को राइट्स मिल पाएगा उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। कहाँ पे? जेकोबिन क्लब्स में। ये एक पॉलिटिकल क्लब था। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये सिर्फ फ्रांस में नहीं बना था, और जो यूरोप के अलग अलग कंट्री में है उसमें भी ये जैकोबिन क्लब्स बनाया था, ठीक है। तो समझ में आएगा जैकोबिन क्लब्स क्या है। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्टिविटीज है जैकोबिन क्लब्स की मेंबर का, वो क्या कर रहे थे, वो कैंपेन कर रहे थे, जाके लोगों के बीच में ये कैंपेन कर रहे थे कि आप लोगों के कंट्री में जो राजा है उनको हटाओ और क्या लाओ, नेशन स्टेट बनाओ, एक नया कंट्री बनाओ जो कि इंडिपेंडेंट होगा, तुम्हारे राइट्स को वो क्या मिलेगा, तुम्हारा राइट्स को वो मतलब सम्मान देगा। तो इस तरह का क्या बनाना चाहिए हमको, इस तरह का एक कंट्री बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, सिर्फ फ्रांस में ये लोग नहीं करते थे, ये फ्रेंच आर्मी जाके वो हॉलैंड में, ठीक है, उसको नेदरलैंड भी बोला जाता है अभी, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, यहाँ पे जाके क्या किए थे ये लोग, जो कैंपेन किए थे, क्या कैंपेन किए थे, जो ये नेशनलिज्म का भावना बढ़ाने के लिए ये लोग उसी कंट्री में गए थे। कब गए थे ये, 1790s में, ठीक है। With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो ये जो रिवोल्यूशनरीज सभी जगह में जा रहे थे, वार कर रहे थे, जब जगह जगह में जाके, और वहां पे जो किंग थे उनको हटा के क्या करना चाह रहे थे, नेशनलिज्म का भावना उसी कंट्री में पैदा करना चाह रहे थे, ठीक है। जो भी अब्रॉड, अब्रॉड मतलब कोई भी अलग कंट्री में जाएंगे, वहां का जो राजा का शासन चल रहा था उनको हटा के क्या करेंगे ये लोग, जाके फ्रीडम का कंसेप्ट लोगों के बीच में शेयर करेंगे, नेशन स्टेट किस तरह से बनाएंगे वो शेयर करेंगे। तो इस तरह की सब कुछ हो रहा था फ्रांस, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज लोग कर रहे थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज यहाँ से लोग जाएंगे कहाँ पे, हॉलैंड में जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे बेल्जियम में जाएंगे, स्विट्जरलैंड में जाएंगे, इटली में जाएंगे। और इसी टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, यूरोप में ज्यादातर राजाओं का शासन चल रहा था। ये राजाओं का शासन जो चल रहा था, ये लोग इसको राजा को हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेशनलिज्म का भावना सभी लोगों के बीच में लाएंगे और कंट्री को नेशन स्टेट बनाएंगे। तो इनका मोटिव यही था, ठीक है। किसका मोटिव, ये फ्रेंच आर्मी सर, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जो थे, इनका मोटिव यही था कि अलग अलग कंट्री में जाएंगे और उन्हीं कंट्री में क्या करेंगे, नेशनलिज्म का भावना सभी के बीच में पैदा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लिबरेट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी का कंसेप्ट यहीं से ही आया था फ्रांस में, ठीक है। अभी भी इंडिया में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है प्रियम्बुल में कि क्या, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड और क्या है, जो लिबर्टी, इन तीनों वर्ड को उसमें जुड़ा गया है, ठीक है। समझ में आई ये स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। उसके बाद देखो नेपोलियंस रिफॉर्म्स, नेपोलियंस का क्या रिफॉर्म्स हमको देखने को मिला था, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लास्टिंग चेंज फ्रॉम दैट ट्रांसफर्ड ए कंटिनेंट। देखो आगे क्या स्लाइड में दिया गया है, विद इन द वाइड swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms which that he had already introduced in France. तो क्या हुआ था, जो जितने भी मतलब नेपोलियन के कंट्रोल में जितने भी एरिया था, वहां पे क्या करने के लिए वो गए थे, रिफॉर्म्स लाने गए थे, कुछ अच्छा काम करने के लिए नेपोलियन गए थे, ठीक है। ये पहले क्या करेंगे, पहले पहले तो अच्छा काम करेंगे, उसके बाद वो क्या बन जाएंगे, वो डिक्टेटर बन जाएंगे, ठीक है। दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, जो फ्रांस में ये इंट्रोड्यूस किए थे ऑलरेडी। और बाकी जितने भी इनका कंट्रोल यूरोप के अलग अलग में, अलग अलग के हिस्से में था, वहां पे भी जाके क्या करेंगे, वहां पे भी ये लोग कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, ये नेपोलियन रिफॉर्म्स करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, रुको, थ्रू ए रिटर्न्स मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट restored democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolution's principles in order to the make whole system more rational and efficient। तो इस टाइम में क्या हुआ था, जो डिस्ट्रॉय मतलब फ्रांस में डेमोक्रेसी को लाए थे, ठीक है, डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है, देखो, जो डेमोक्रेसी को फाइनली वो जाके क्या डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ठीक है। रिफॉर्म्स लाए थे, रिफॉर्म्स लाने के बाद वो डिस्ट्रॉय भी कर दिए थे, ठीक है। इसमें हमको समझ में आ रहा है कि नेपोलियंस कुछ रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन बाद में जाके ये क्या किए थे, इसको हटा भी दिए थे।
ठीक है। उसके बाद सिविल कोड, इनका कुछ सिविल कोड, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे। यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, इनके जो कोड बनाए थे सिविल कोड ऑफ 1804, कौन बनाए थे? नेपोलियन बनाए थे। तो इसको इसीलिए क्या बोला जाता है? नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, ठीक है। डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, तो ये क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे देखते हैं यहाँ पे। प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यहाँ पे जो राजाओं महाराजाओं लोग रह रहे थे, वो क्या करते थे कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ उनको राइट मिलता था। मतलब वो जो लोग होते थे क्या करते थे, जो राजा होता था उनका बेटा भी क्या होगा? राजा होगा। तो इस ये सिस्टम सदियों से चली आ रही थी, ठीक है। तो इसको चेंज कर दिए थे ये, मतलब बर्थ के हिसाब से इनको वही राइट्स मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा, ये रिफॉर्म्स कर दिए थे, ठीक है। ये सिविल कोड ऑफ 1804 में लिखा गया है, ठीक है। बिफोर द लॉ, और क्या है? इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और क्या एस्टेब्लिश किए थे? सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया था, सेम राइट्स मिला था इन्हीं के टर्म में, ठीक है। ये रिफॉर्म्स किए थे। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किए थे। द कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजियंस अंडर फ्रेंच कंट्रोल, जो नेपोलियनिक कोड है उसको फ्रेंच के कंट्रोल में रखे थे, ठीक है। तो ये है सिविल कोड ऑफ 1804, जो कि इस टाइम में नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में ही इसको बनाया गया था, ठीक है। और वो ये कौन बनाए थे? सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन बोनापार्ट ने ही बनाए थे। और क्या रिफॉर्म्स किए थे? देखो, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को उसको इम्प्रूव कर दिया गया था, ठीक है। अच्छी तरह से वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह चले अच्छी मतलब जा पाएंगे। देखो, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड वगैरह अच्छी तरह से बना दिए थे, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दिक्कत नहीं हो रहा था, ठीक है। और क्या है? पेजेंट्स आर्टिसंस वर्कड एज न्यू बिजनेस, क्या छोड़ दिए क्या कुछ? यहाँ पे देखो, इन डच रिपब्लिक, इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम्स। देखो, फ्यूडल सिस्टम जो जमींदारी प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया था। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, सर्फडम मतलब जो क्या होता है? देखो, बहुत घर में जाके लेबर की जैसे काम करते थे, ठीक है। ये काम तो करते थे लेकिन उनको कोई पेमेंट नहीं किया करते थे। जो मालिक वगैरह होते थे ना, काम करवाते थे लोगों को, पीजेंट्स लोगों को, जो छोटे छोटे पीजेंट्स होते हैं उनको ये काम करवाते थे, लेकिन काम करवाने के बाद भी इनको पेमेंट नहीं दिया जाता था। तो इसको सर्फडम कहा जाता है। तो इसको सर्फडम से फ्री कर दिया गया, मतलब ये फ्रीडम मिला इनको। जब किस किन कौन से टर्म में मिला? ये जो नेपोलियन बोनापार्ट के टर्म में ही मिला था। मोनोरियल ड्यूज इन द टाउन्स टू, मोनोरियल ड्यूज जो टैक्सेस वगैरह लग रहे थे उसको भी हटा दिया गया था। और क्या किए थे? जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिए थे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब देखो, एक एरिया में कुछ एसोसिएशन होगा, कुछ यूनियन होगा, ठीक है। तो एक वही एरिया में वो क्या करेंगे, वही एरिया में जितने भी यूनियन है उतने लोग क्या कर पाएंगे? ट्रेड कर पाएंगे। अलग से कोई यहाँ पे आएगा ट्रेड करने के लिए तो उनको यहाँ पे इजाजत नहीं मिलती थी, परमिशन नहीं मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया? तो जब ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, सभी लोग क्या करेंगे? सभी जगह में जाके वो खुद का ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। सिविल कोड इसको भी देख लिए हैं। उसके बाद और क्या था? न्यू फ्रीडम्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज फ्रीडम यहाँ से मिल गया था, ठीक है। देन बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर began to realize the uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from the region to another, one region to another। और क्या किए थे? देखो, जो यूनिफॉर्म लॉज लाए थे। यूनिफॉर्म लॉज मतलब क्या? कि ये लोग सभी लोगों के लिए सेम लॉ बनाए थे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने, आइन सभी के लिए समान होगा, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स मतलब एक ही प्रकार का क्या किए थे? वेट एंड मेजर सिस्टम को किए थे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि जो वेट एंड जो क्या है मेजर सिस्टम, वो क्या था? वो अलग अलग जगह में अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट आए उस टाइम में वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कॉमन नेशनल करेंसी लाया गया था, मतलब करेंसी ज्यादा नहीं रहेगा। उस टाइम में क्या होता था? करेंसी अलग अलग करेंसी 32 प्लस करेंसी था, तो अलग अलग करेंसी ये लोग यूज करते थे। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट का सिविल कोड आया, उसी टाइम में से ये लोग क्या किए थे?
सिर्फ कॉमन करेंसी यूज कर सकते हैं, एक ही करेंसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फैसिलिटी वो प्रोवाइड किए थे, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो इनका जो नेपोलियन बोनापार्ट का रिफॉर्म्स था, ये सब अच्छा काम वो किए किए थे, लेकिन बाद में जाके क्या होगा, वो डिक्टेटर बन जाएंगे, वो पावर खुद के हाथ में ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। Reactions to French rule, enthusiasm turned to hostility. Initially welcomed and harbinger of liberty. देखो इतने सारे अच्छे काम कर रहे, इतने सारे अच्छे काम वो सभी जगह में जाके कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा तुम लोगों को। नेपोलियन बोनापार्ट वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि फ्रेंच के साथ साथ यूरोप में जितना भी कंट्री है सबको वो कैप्चर कर ले, ठीक है। किस तरह से कैप्चर करेंगे? युद्ध से। वार होगा, वार होगा तभी सभी लोगों, मतलब सभी जो रीजन्स था उनको क्या कैप्चर कर पाएंगे, और वो कर रहे थे भी, ठीक है। बहुत सारे जो पास पास का फ्रांस का जितने भी पास पास नेबरिंग कंट्री था उनको वो कैप्चर ऑलरेडी कर लिए थे भी, और जो 39 स्टेट्स का जर्मनी का जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज को वो कवर कर लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। तो जहां जहां पे भी इनका इन्फ्लुएंस था, जहां जहां तक इनका इन्फ्लुएंस था, जहां जहां पे इनका कैप्चर था, वहां पे ये सब रिफॉर्म्स ऑलरेडी कर लिए थे, ठीक है। लेकिन इनिशियली ये लोग क्या कि देखो जितने भी रीजन्स में ये सब इन्फॉर्म्स देखने को मिला, रिफॉर्म्स देखने को मिला था, तो उसी जगह में बहुत लोग इनको क्या बोले थे? हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोल रहे थे, ठीक है। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, ये जो फ्रीडम होता है, लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम। तो गॉड ऑफ फ्रीडम, इनको क्या बोला जाता है? फ्रीडम का भगवान बोला जाता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छे अच्छे काम कर करे थे पहले, ठीक है। तो इसीलिए होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सो, ठीक है। पोलैंड, पोलैंड का कैपिटल वार्सो होता है, ठीक है। तो ये जो इतने सारे रीजन्स में, इसको कंट्री नहीं बोलेंगे क्योंकि उस टाइम में वो कंट्री नहीं बना था, स्विट्जरलैंड को छोड़ दे तो, ठीक है। तो बाकी जितने भी कंट्री रीजन्स थे वो क्या किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट को इनिशियली वेलकम कर रहे थे, हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोल के, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, और क्या देख रहे थे? हाँ यही सेम सेम चीज है ये। बट इनिशियल एंथुसिज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली तो अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके ये डिक्टेटर बन गए, राजा जैसे शासन कर रहे थे उस तरह का काम करने लगे। ये क्या हुआ था, वो किस तरह से किए थे काम, देख लेते हैं थोड़ा। टैक्सेशन, इंक्रीज टैक्सेशन। देखो उस वहां पे मोनोरियल ड्यूज को रिड्यूस किए थे पहले पहले, लेकिन यहाँ पे क्या करने लगेंगे, यहाँ पे ये लोग, सॉरी, जो नेपोलियन बोनापार्ट टैक्स वगैरह को इंक्रीज कर देंगे, जितना भी टैक्स पड़ रहा था उसको बढ़ा देंगे। हैवी टैक्सेस बर्डन पीजेंट्स, वर्कर्स एंड बिजनेसमैन। जो हैवी टैक्सेस आएगा, किसको दिक्कत होगा? ये टैक्स लगेगा तो जो पीजेंट्स, छोटे छोटे जो पीजेंट्स होंगे, वर्कर्स लोग होंगे, लेबर्स लोग होंगे और बिजनेस लोग होंगे, इनको ही दिक्कत होगा। बड़े लोगों को दिक्कत नहीं होता, छोटे लोगों को ही हमेशा क्या होता है? दिक्कत होता है। अगर कुछ चीजों की प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी या कुछ टैक्सेस लग जाएगा, तो सफर कौन होते हैं? सफर होते हैं हमारे आम आदमी लोग, ठीक है। उसके बाद सेंसरशिप, सेंसरशिप को यहाँ पे लगा दिया गया था। सेंसरशिप मतलब क्या? फ्रीडम को, फ्रीडम किसको नहीं मिलेगा? एक्सप्रेशन और स्पीच और एक्सप्रेशन को ये लोग उठा देते। कोई किसी के बारे में, मतलब नेपोलियन के बारे में कोई भी कुछ स्पीच नहीं दे सकता, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन नहीं कर सकता। अगर कुछ करने के लिए वो कोशिश करेगा तो उसको सप्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको बंदी कर लिया जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट होता है, जो रिपोर्टर लोग होते हैं या कुछ सांबादिक लोग होते हैं, उनके न्यूज़पेपर जो न्यूज छापते हैं ना, वो खुद के हिसाब से वो छाप सकते हैं, लेकिन जब सेंसरशिप लग जाता है, सेंसरशिप की वजह से ये क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो राइट था उनका, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो खो देंगे यहाँ पे। और वो खुद के हिसाब से, खुद की मर्जी, मन मर्जी से, मतलब जो सच्चाई होता है उनको नहीं छाप सकते हैं। उनको छापने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राजाओं के। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो ना बोल देंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। यहाँ पे क्या हुआ? फोर्स्ड कंस्पायरेशंस, मतलब जो आर्मी है ना, किसकी आर्मी? जो नेपोलियन की आर्मी थी, उसी आर्मी में क्या करते थे ये लोग? फोर्सफुली रिक्रूटमेंट देते थे, ठीक है। आप आओ आर्मी में ज्वाइन करो, नहीं तो आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। इस तरह की बात वो बोलते थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो इनको क्या करते थे? आर्मीज में जबरदस्ती भर लेते थे, ठीक है। एंडलेसेस वर
जो वार का कोई जरूरत नहीं वो वार इनको करना पड़ता था। जैसे कि वार टू कॉन्क्वेस्ट द रेस्ट ऑफ यूरोप ब्रॉट लॉस, हार्डशिप एंड फ्योर। जब भी वार होता है कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ क्या मिलता है उसमें, सिर्फ यहाँ पे जो लोगों को क्षति पहुंचता है, इसमें लॉस ही होता है, ठीक है। और लॉस होगा तो आम आदमी के बीच में, आम आदमी इसमें सफर होगा, ठीक है। लॉस ऑफ लोकल फ्रीडम्स, लोकल फ्रीडम्स, कोई भी वार होता है ना उसमें क्या हो जाता है, अभी भी कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा कोई भी कंट्री में, तो यहाँ पे इमरजेंसी लग जाएगा, और इमरजेंसी लगेगा तो कोई भी फ्रीडम तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम में फ्रीडम मिलता ही नहीं है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ लोकल फ्रीडम, जो लोकल फ्रीडम था वो भी ये लोगों का छीन लिया गया था, ठीक है। लोकल ट्रेडिशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स वर टेकन अवे। इसके बाद एडवांटेजेस वेट आउट आउटवेस्ट बाय हार्डशिप। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या मिला, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कुड नॉट कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड द सफरिंग। तो इस तरह की ये सफर का प्रॉब्लम को इनको फेस करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। The people soon realized that true liberty means not just better laws, but also political freedom and the right to choose their own rulers. तो इससे लोगों को पता चला कि पीपुल जल्दी समझ गए क्या, कि जो ट्रू लिबर्टी, ट्रू फ्रीडम है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग सिर्फ जस्ट बेटर लॉस नहीं है, जो लोगों के लिए आइन बनाया था वो ही नहीं है, उसको किस तरह से लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो जरूरी है। पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रहा है या नहीं वो जरूरी है। राइट टू चूज देयर ओन रूलर्स, खुद के हिसाब से हम लोग रूलर चूज कर पा रहे हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा, तो भी क्या बताएंगे उसको हम असल में लिबर्टी बोल पाएंगे, नहीं तो वो लिबर्टी नहीं है, वो डिक्टेटरशिप में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पीरियड में, ठीक है। वो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थोड़ा याद कर लो तो 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री हुई थी फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। उस टाइम से 1804 तक वो बहुत अच्छे काम किए थे, इसीलिए उनको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, और रिफॉर्म्स अच्छी तरह अच्छी अच्छी रिफॉर्म्स भी किए थे। लेकिन आगे जाके 1804 में जो खुद को डिक्लेयर कर दिए थे एम्परर फ्रांस का, उसी टाइम में से आगे जाए तो देखो उसमें वो डिक्टेटरशिप बन गए, बहुत सारे लॉस को वो वायलेशन करने लगे, इक्वलिटी किसी को नहीं मिला था। तो इस तरह से बहुत क्या देखने को मिला था हमको, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखते हैं क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म का भावना यूरोप में बढ़ा था, ठीक है। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons, which rulers stand their autonomous territories. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी जो हम जर्मनी, इटाली और स्विट्जरलैंड देख रहे हैं डिवाइड नेशंस के हिसाब से, उस टाइम में वो नहीं था, वो क्या था, किंगडम्स था, किसी राजाओं का किंगडम्स था, राज्य था। डचीज छोटे छोटे वो कैंटन्स, इसको क्या बोला, छोटे छोटे जो जगह होता है ना उसको क्या बोलते हैं, डचेस या कैंटन्स बोलते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे रीजन्स में ये बटा हुआ था अलग अलग से, ठीक है। कुछ रूलर्स देयर ऑटोनोमस स्टेट, इनके पास क्या था, जो रूलर्स थे वो ही खुद को वो ही इसको संभाल रहे थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज, ठीक है। ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप मतलब कौन सा रीजन, इसको देखो क्या होता है ना, तुम जब पढ़ रहे हो ज्योग्राफी व हिस्ट्री, उसको क्या करना चाहिए, तुम्हारे माइंड में वो मैप रहना चाहिए, तब भी क्या पता चल पाएगा कि कहाँ पे ये जगह हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप मतलब कौन सा, ईस्टर्न साइड जो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब ईस्टर्न, सॉरी ये वेस्टर्न यूरोप में चला जाएगा। ईस्टर्न यूरोप में क्या आएगा, ईस्टर्न यूरोप में आएगा तुम्हारा रशियन एम्पायर, उस टाइम में रशिया भी क्या एक कंट्री नहीं था, एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। तो उस तरह की हम सब कुछ कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रीजन था, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज। उस टाइम में रूसियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, जार निकोलस सेकंड थे उस टाइम में किंग्स। तो इस तरह से वो लोग वहां पे शासन कर रहे थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनके बीच में क्या नहीं था, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था, शेयर कल्चर नहीं था, कॉमन आइडेंटिटी नहीं था।
तो अलग अलग डिवीजन से वो रह रहे थे। कुछ जगह में देखो तो वो क्या बोलते थे, डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते थे, सेम लैंग्वेज भी नहीं बोला जाता था। और इनके एथनिक कंपोजिशन भी अलग अलग डिफरेंस थे, ठीक है। कॉमन कल्चर डिफरेंस थे, सब कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा था कहाँ पे, हमारे मतलब यहाँ पे जो यूरोप में उसी टाइम के दौरान, ठीक है। द हेब्सबर्ग एम्पायर मतलब हेब्सबर्ग मतलब ऑस्ट्रिया हंगेरी, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर को हम क्या बोलते हैं, हेब्सबर्ग एम्पायर बोलते हैं। तो हेब्सबर्ग एम्पायर में क्या हुआ था, दैट रूलर्स they ruled over Austria Hungary for examples was a patchwork of many different regions and peoples। तो उस टाइम में जो हेब्सबर्ग एम्पायर था, वही एम्पायर में छोटे छोटे रीजन्स थे। ये जो लोग, ये जो मतलब कंट्री थे, इसी कंट्री किस एम्पायर में था, ये हेब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, ठीक है। छोटे छोटे जो रीजन्स थे, उसके बाद इट इंक्लूड्स अल्पाइन रीजन्स। अल्पाइन रीजन्स में क्या देखने को मिल रहा है, जो टायरोस, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अल्पाइन रीजन्स है और टायरोल रीजन्स, ऑस्ट्रिया रीजन्स, सुडेनलैंड रीजन्स, इसी रीजन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ जर्मन स्पीकिंग वाले लोग रह रहे हैं वहां पे। मतलब जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग कहाँ पे रह रहे हैं, यही जगह में, जो अल्पाइन, टायरोल, ऑस्ट्रिया, इसी जगह में वो जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे। और भी क्या रहते थे, बोहेमिया, बोहेमिया भी रहते थे, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेटली, यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी डोमिनेट कर रहे थे अलग कास्ट को। तो अरिस्टोक्रेसी किसे बोलेंगे, इसके लिए भी आगे है, पढ़ेंगे क्या अरिस्टोक्रेसी क्या है। अरिस्टोक्रेसी को जानने के लिए थोड़ा समझ लो कि उस टाइम में जो रिच पर्सन थे, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी मतलब उनके पास क्या था, वो जमीन था। वो जमीन को वो क्या करते थे, उन्हीं के कारण वो रिच पर्सन थे, ठीक है। तो उसको अरिस्टोक्रेसी हम बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रिंसेस, मतलब इटालियन स्पीकिंग के लोग भी यहाँ पे रहते थे। फॉर लंबाडी एंड वेनेटिया, जो इटाली के दो जगह है ना, लंबाडी और वेनेटिया, उसी जगह में इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस लोग भी रहते थे। देखो पहले जर्मन स्पीकिंग लोग चले गए, ठीक है, अब इटालियन स्पीकिंग लोग भी वहां पे देखने को मिल रहा है। तो वेरिएशंस बहुत है, ठीक है, सेम नहीं है। इन हंगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माइगर, लेकिन तुम हंगेरी में चले जाओ तो हाफ जो पॉपुलेशन है वो क्या लैंग्वेज बोल रही है, माइगर। while the other half spoke a variety of dialects, और अदर हाफ स्पोक कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वेराइटी ऑफ डायलेक्ट, मतलब अलग अलग से वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग के वो लोग बना रहे हैं, मतलब भाषा बोल रहे हैं माइगर्स को छोड़ के। अदर अदर डायलेक्ट, रिलीजन मतलब रीजनल डायलेक्ट बोल रहे हैं। इन गैलेशिया, तुम गैलेशिया चले जाओ तो जो अरिस्टोक्रेसी पीपुल वहां के थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। जो पोलैंड का होता है पोलिश लैंग्वेज, ठीक है। तो गैलेशिया रीजन में जो अरिस्टोक्रेसी लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, पोलिश लैंग्वेज। बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, इन तीन डोमिनेंट ग्रुप को छोड़ के भी they are also lived within a boundaries of empire, a mass subject regions, peoples Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Canol, Croatia and south and Romania to east in Tanvir। तो यही जगह में वो क्या, अलग अलग रीजन्स के लोग, अलग अलग टाइप के रीजन्स के लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। सच डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रोमोट, कुछ डिफरेंस होता है कि उनको इजीली हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल यूनिटी के लिए। The only ties binding these diverse groups together was a common allegiance of the emperor। ठीक है, तो ये क्या करता था, इतने जो ग्रुप थे ये क्या कर रहे थे, मिल के किसके अगेंस्ट में एलिगेंस लगा रहे थे, एम्परर जो थे उसके अगेंस्ट में वो एलिगेंस लगा रहे थे, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू पीजेंट्स पीपुल्स, इस तरह के वो क्या करते थे। देखो यहाँ पे बोहेमिया, ये ऑस्ट्रिया है, ये बोहेमिया है, गैलिसिया, हंगेरी, उसको क्या बोलते थे, ऑस्ट्रिया हंगेरी भी बोला जाता था। ऑस्ट्रिया हंगेरी अलग अलग वो ऑलरेडी हो गए, लोम्बार्डी, वेनेटिया, तो ये जगह पे सब कुछ होता था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट्स एमर्ज, तो इस इतने डाइवर्सिफाई हो के भी तो यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म या नेशन स्टेट का भावना देखने को मिला था, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे आगे जाके क्या होगा, क्या हुआ था इस टाइम में। इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यूरोप में जितने भी कंट्री थे वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए थे, वो इन्फ्लुएंस हुए थे, इंस्पायर हुए थे, जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को देख के, जो फ्रांस से आया था इन तीनों वर्ड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से।
तो इसको देख के ये लोग क्या हुए थे, मोटिवेट हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। क्या करने के लिए, ये यूरोप में क्या करने के लिए, नेशन स्टेट को लाने के लिए। उसके बाद स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, प्रिंटिंग एंड न्यूज़पेपर क्रिएटेड अवेयरनेस एंड विद न्यू थिंकिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद पीपल्स बिगिंस टू सी देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी एक्शंस, ये भी देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ था, इतने सारे क्या हुआ था, जो नेशन स्टेट मतलब डाइवर्सिफाई होके भी यहाँ पे वो बनने लगा था, ठीक है। Thus out of diversity the idea of the nation was born and the dream of nation state took shape। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो आइडिया ऑफ नेशंस जब बना था उस टाइम में से नेशन स्टेट का क्रिएट माने कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो हर हम जो यहाँ यहाँ हम खत्म करते हैं, जितने भी वीडियो बनाएंगे ना, आधा आधा घंटे का बनाएंगे, क्योंकि आधा घंटा बनाएंगे तो भी तुमको क्या नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, पढ़ने के लिए मन भी लगेगा, ठीक है। तो मैं ये सब तुम्हारे लिए सब कुछ ये कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे मोटिवेट करो, तुम्हारा भी ये काम है मुझे मोटिवेट करना। तो मैं भी और अच्छी तरह से उसको आपको आपके पास प्रेजेंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मुझे मोटिवेट कैसे कर सकते हो, मुझे सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी बना के लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ से हम यहाँ मतलब यहाँ हम खत्म करते हैं ये वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और देख लेना वहाँ पे यूट्यूब वीडियो में जाके मेरा जो चैनल है अद्वितीय एजुकेशन, उसी चैनल में ये वीडियो सब कुछ है, आप लोग जाके देख लो उसमें, ठीक है। और जो भी हमको आप लोगों को चाहिए, मुझे कमेंट में लिख दो, क्या पीडीएफ चाहिए और क्या कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बोल देना, ठीक है। थैंक यू।